हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं भरत कुमार। हम जानेंगे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे जुड़े प्रश्न एग्जाम में काफ़ी टाइम आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, हम आज देख रहे हैं प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको लेकर काफ़ी बार प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, वापस भी आएंगे। तो आपको ये टॉपिक तैयार करना है। तो ये बिल्कुल इस वीडियो से आपके जितने भी प्रस्तावना से जुड़े कन्फ्यूजन या जो भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे, यानी ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, तो हम बात करते हैं प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान का सार कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पे नोट करवा लेता हूँ, ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना, इसे भारतीय संविधान का, इसे भारत के संविधान, भारत का जो संविधान है, इस संविधान का सार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार कहा जाता है। सार का मतलब जिस भी तरह की पूरी कार्यप्रणाली भारतीय संविधान की, उसका उद्देश्य है वो यहीं पर, इस पर निर्भर होता है। इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय संविधान का सार भी है और इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान की भूमिका भी कहा जाता है कि भारत का संविधान क्या करेगा, क्या करना है। तो यानी उसका रोल, भूमिका है, वो प्रस्तावना को ही चिन्हित करते हैं। दूसरी तौर पे अगर आपको बता दिया जाए कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक इंट्रो भी है, यानी परिचय है। क्या है? परिचय। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय है, ये किसने कहा है, तो आप लिखना है एन के पालीवाल। क्या लिखेंगे? एन के पालीवाल। दो बार वर्ड आ गया है, एन के पालीवाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे जुड़े प्रश्न काफ़ी बार आ चुके हैं एग्जाम में। काफ़ी बार का मतलब बहुत बार आ चुके हैं और इसलिए इससे जुड़े कुछ भी डाउट आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो सबसे ज़रूरी आपको ध्यान रखना है। कोई अगर पूछे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ये प्रस्तावना जो ली गई है, तो प्रस्तावना का ये जो ढांचा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना का ये जो ढांचा है वो कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना का ढांचा किस देश से लिया गया है? तब आपका आंसर होना चाहिए अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। अब ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में जो लैंग्वेज जो जिस तरह की दी हुई है ना, वो लैंग्वेज कौन से देश से, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो कौन से लैंग्वेज, कौन से देश से ली गई है। तो इस संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना की जो भाषा है वह भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि भारतीय संविधान में जो ये प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का आज़ादी से पहले प्रस्ताव है वह भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, यानी कुछ इंपॉर्टेंट तर्क या पॉइंट है वो हम डिक्लेयर यहाँ पे देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर है तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए तब आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये रखनी है कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह प्रस्तावना बाकी देशों के संविधान में हो न हो, लेकिन भारत के संविधान का एक परिचय कहा जाता है। शुरुआत में ये है और इस प्रस्तावना में भारतीय संविधान के उद्देश्य लिखे हुए, क्या लिखे हुए? उद्देश्य कि भारत का संविधान क्या करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कुछ इसका हिस्टोरिकल पॉइंट को भी देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आज़ादी से पहले भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना का प्रस्ताव 1919 में रखा गया था। कब रखा गया था? 1919। भारत शासन अधिनियम कब रखा गया था? भारत शासन अधिनियम। आज़ादी से पहले
प्रस्तावना के बारे में प्रस्ताव रखा गया। तो इस प्रस्ताव को 1935 वाला जो भारत शासन अधिनियम था, 1935 का भारत शासन अधिनियम, उस अधिनियम में इस प्रस्तावना को क्या किया गया था? स्वीकृत किया गया था। ओके, तो इस तरह से जब बात आई भारत के संविधान निर्माण की, तो संविधान सभा का गठन हो गया था, जिसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया है। तो अब ये ध्यान रखना है कि वर्तमान भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के बारे में तो ध्यान रखना। जिस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ था, उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ, तो 13 दिसंबर, ध्यान रखेंगे, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना, ठीक है ना, प्रस्तावना होगी, तो प्रस्तावना का प्रारूप पेश किया गया। प्रस्तावना का प्रारूप, या हम कहें कि प्रारूप की जगह प्रस्ताव, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना के लिए प्रस्ताव रखा गया था। और ये प्रस्ताव किसने रखा था? नेहरू जी ने। किसने रखा था? नेहरू जी ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए जो प्रस्ताव रखा गया था, वह प्रस्ताव नेहरू जी ने रखा था। और यही प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव, यानी उस समय इसको प्रस्तावना न कहकर क्या कहा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या किया गया था? उद्देश्य, या उद्देश्य का यहाँ पे आया वर्ड, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव, उस समय उस प्रस्ताव को क्या नाम दिया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, जो भावी प्रस्तावना का रूप लेने वाला था। तो भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा गया था। और यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पास हो गया, और उसी समय भारतीय संविधान में उद्देश्य का जुड़ गई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से अगर हम देखें तो एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि नेहरू जी को अप्रत्यक्ष रूप से, क्या अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम कहें तो प्रस्तावना का लेखक माना जाता है। क्या माना जाता है? लेखक। नेहरू जी को, किसको? नेहरू जी को प्रस्तावना का अप्रत्यक्ष रूप से लेखक भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, और वही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान प्रस्तावना का हिस्सा है। ठीक है, ये चीज़ अब आपको ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ और आपसे डिस्कस करेंगे, और इस डिस्कशन में आप ध्यान रखना कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप मिस ना करें तो ही बढ़िया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं कि भारतीय संविधान के संबंध में कुछ आर्टिकल हुए थे, यानी कुछ कन्फ्यूजन था कि कुछ ने कहा कि भारतीय संविधान प्रस्तावना का, मतलब ये जो प्रस्तावना है, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का हिस्सा है या नहीं। शुरुआत में ये कन्फ्यूजन आया, और ये भी कहा गया क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरह का काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं 1960 की। 1960 में आप ध्यान रखना, एक एक्ट 1960 में एक एक्ट है जिसको लेकर आपको ध्यान रखना है। उस एक्ट का नाम हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। 1960 का एक मतलब मामला था, 1960 में एक मामला जो खड़ा हुआ था, और ये मामला किस संदर्भ में था? प्रस्तावना के संदर्भ में था। तो ये जो मामला था वो आप ध्यान रखेंगे, बेरूबारी, क्या ध्यान रखना आपको? बेरूबारी यूनियन एक्सचेंज ऑफ एन्क्लेव। तो ये विवाद खड़ा हो गया, प्रस्तावना को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया 1960 में। तब इस विवाद, ये ध्यान रखना, बेरूबारी लिखा हुआ है,
तो ये जो विवाद खड़ा हुआ, इस विवाद के ऊपर जो 1960 में हुआ था, इस विवाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या फैसला दिया गया? हिस्सा नहीं है। इस तरह से इस प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता। क्या फैसला दिया गया? आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से विवाद के अंतर्गत ये कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है तो उसमें संशोधन नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो ये विवाद था 1960 का, बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न आया है बहुत बार। लेकिन जब एक बार दोबारा वापस सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और विवाद आया और वह विवाद था 1973। आप ध्यान रखेंगे, हम बात कर रहे हैं 1973 का। आपको पता होगा केशवानंद भारती। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और ये विवाद था 1973 का। तो प्रस्तावना को लेकर एक विवाद वापस खड़ा हो गया। उस समय 1973 के अंतर्गत केशवानंद भारती बनाम वाले विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इसके उल्टा दे दिया। उल्टा फैसला दिया, ये दिया कि अब इस फैसले में कहा गया है कि जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना भारत का जो संविधान है ना, भारत का संविधान, इस संविधान का अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग है। ये ध्यान रखना। क्या फैसला दिया गया? अभिन्न अंग है। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में कहा गया है कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का एक हिस्सा है। तो इसलिए अनुच्छेद 368, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? मैं ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ कि 1960 में तो कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है नहीं तो संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन 1973 के विवाद में वापस कहा गया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना उसका अभिन्न अंग है। इस तरह संशोधन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन रखी। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि आप भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं बदल सकते। तो इस तरह से ये जो दो भारत के संविधान में काफ़ी बदलाव करने वाले विवाद थे, जो आपको ध्यान रखना है। और आपको बता दिया जाए 1973 के फैसले के बाद भारत के संविधान में या इस फैसले के तहत जो विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद ही या उसके दौरान ही भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस था जो आपके सामने मैंने किया। अब आप एक चीज़ और गौर से और ध्यान से फरमाइएगा कि जब 1973 में फैसला दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है और प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, तो इस तरह से 42वां संशोधन, ध्यान रखेंगे मेरे प्रिय, 42वां संशोधन भारत के संविधान में 42वां संशोधन हुआ था और ये हुआ था 1976। इसके तहत 42वां संविधान संशोधन 1976,
इसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार अब तक की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है, एक बार संशोधन हो चुका है। अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधन हो चुका है? एक बार हो चुका है। वो भी कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। तो उस प्रस्तावना के संशोधन में क्या बदलाव हुआ या क्या परिवर्तन हुआ? या ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 42वां संशोधन 1976 को, तो क्या शब्द जोड़े गए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गौर फरमाइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 को 42वां संशोधन हुआ, तब संशोधन किया गया था, उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। वह 3 शब्द क्या हैं? तो आपको ध्यान रखना है, 3 नए शब्द जोड़े गए। ध्यान रखना, इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए और वे 3 शब्द बहुत जरूरी है। मैं आपको वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो समाजवाद, क्या जोड़ा गया? समाजवाद। आपको तीनों शब्द के बारे में अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल आप ये ध्यान रखना कि 3 शब्द क्या जोड़े गए। पहला जोड़ा गया प्रस्तावना, दूसरा जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, क्या जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जोड़ा गया अखंडता। तो भारतीय संविधान में अब तक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है और उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मैं आपको वापस प्रस्तावना बताऊंगा और प्रस्तावना का सारांश भी आपके सामने एक्सप्लेनेशन करूंगा। फिलहाल जो आने वाले प्रश्न है एग्जाम में, वो उसके बारे में भी थोड़ा गौर फरमाइएगा। तो समाजवाद का मतलब होता है कि भारत में इस संविधान के और इस प्रस्तावना के मूल स्रोत है वो आम जनता है। तो भारत में सभी लोग समान हैं, एक जैसे हैं और एक जैसे समाज का निर्माण करते हैं, और भारत भी इस एक जैसी समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना चाहता है। इस तरह से समाजवाद अभिव्यक्त होता है। पंथ निरपेक्षता, भारत ने कहा कि भारत किसी भी सैनिक गुट, ऐसे किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा जो आक्रमणकारी हो या जो विवाद खड़ा करे। फाइनली ऑफिशियली अर्थ में यह कहा गया कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत अपने किसी एक विशेष पंथ का अनुसरण नहीं करता है। कहने का मतलब है भारत में बहुत सारे धर्म हैं, तो भारत किसी भी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में अगर एक धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया जाए तो बाकी धर्मों के प्रति भेदभाव हो जाता है। तो इस तरह से भारत का सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार और नीति रहती है। तो पंथ निरपेक्ष बात यही दोहराता है कि एक राज्य के द्वारा अपना कोई धर्म नहीं रखा जाएगा, वह सभी धर्मों के प्रति समान नीति और व्यवहार अपनाएगा। यही कहलाता है धर्म निरपेक्षता, ताकि बिना किसी भेदभाव, धार्मिक असहिष्णुता के वह एक समानता का संचार, एक कहते हैं ना कि एक पहल और एक मार्ग लोगों के सामने अनुसरण कर सके। तो यह है पंथ निरपेक्षता। अखंडता का मतलब है खंडित, टुकड़े नहीं, यानी भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर अपने जैसे हम बात करें अंतिम छोर मणिपुर या उसके आगे, वहाँ से लेकर अपने राजस्थान तक पूरा भारत एक है, अखंड है। तो भारत और भारत के राज्य के किसी भी हिस्से को बिना भारत के परमिशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत पूरी तरह से संप्रभु और अखंडित है, यानी टुकड़ों में नहीं है, पूरा एक है और उसकी एकता, उसकी सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। ये शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ वो शब्द भी, कुछ वो बातें भी आपके सामने रख रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं।
तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ और आपको वो चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाए तो यहाँ पे वही चीज़ें रखना हो। कि कन्फ्यूजन ये है कि आपने अगर गौर फरमाया होगा तो सुना होगा कि फलाने विद्वान ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में ये कहा, इसने ये कहा, तो वो विचार मिक्स हो जाते हैं कि कौन से विचार ने भारत की प्रस्तावना को क्या नाम दिया है। तो वो इस तरह से सभी मैं यहाँ पे जो उनके कथन है यहाँ पे लिखूंगा और वो आप यहाँ पे समझ जाइएगा, ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इस प्रस्तावना से संबंधित अभी जैसे मैंने बताया था एन के पालीवाल ने प्रस्तावना को भारत के संविधान का परिचय कहा है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। एन के पालीवाल ने भारतीय संविधान में प्रस्तावना को क्या कहा है कि जो प्रस्तावना तो भारतीय संविधान का एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय है, ठीक है। फिर आपने कन्फ्यूजन आया होगा मुंशी, हमारे जो मुंशी महोदय हैं उन्होंने क्या कहा था वो तो हम देखेंगे। के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था। प्रश्न पूछा जा, बहुत बार ये प्रश्न आया भी हुआ है। तो के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहाँ है, ध्यान रह जाएगा ना, क्या कहा है, राजनीतिक कुंडली। किसने, के एम मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। तो परिचय किसने कहा है, पालीवाल ने कहा है। अब दूसरी बात आती है जो आपको ध्यान रखना है, वो है अर्नेस्ट बारकर। ये कौन है तो आपको बता देते हैं, ये ब्रिटिश विद्वान है। कौन है, ब्रिटिश विद्वान। तो ब्रिटिश विद्वान ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा राजनीति के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसने कहा संविधान की कुंजी नोट है। क्या है, कुंजी नोट है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, संविधान की कुंजी नोट। तो प्रश्न आ जाए, अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी नोट है। क्या है, एक नोट है जो कुंजी की तरह काम करता है। फिर हम आगे बात करें तो ध्यान रखने, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव, डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था। तो आप ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा कि डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का ध्यान रखना, संविधान की आत्मा व कुंजी कहाँ है। साथ में दोनों वर्ड, आत्मा और कुंजी कहाँ है, ध्यान रखना। वापिस दोहरा रहा हूँ, डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी कहा है। दोनों, आत्मा भी कहा है और कुंजी भी कहा है। किसने, डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव, ध्यान रह जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो पूछा जा सकता है, नेहरू जी ने
प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था? नेहरू जी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। क्या कहा है? हृदय एवं आत्मा। तो बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो ये वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है जो आपके लिए कन्फ्यूजेबल हो सकती थी, अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर दी है जो आपको यहाँ पे क्लियर कर देगी। तो ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रस्तावना को समझते हैं। लास्ट फाइनली हम इस प्रस्तावना को समझते हैं कि प्रस्तावना है क्या, ओके। तो देखिए हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे यानी समझेंगे। तो सबसे पहले उद्देशिका में वर्ड दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा क्या दिया हुआ है, जो आपको ध्यान देना है कि जो देखिए यहाँ पे हम भारत के लोग, क्या दिया हुआ है? हम भारत के लोग। तो इस लाइन का मतलब है कि इस संविधान को बनाने वाले भारत के सर्वोच्च संप्रभु कौन है? जनता है। कौन है? जनता है। ध्यान रह जाएगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यहाँ पे क्लियर हो गया है और आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो हम भारत के लोग का मतलब इस संविधान को बनाने के लिए यहाँ की जनता ही महत्वपूर्ण और उसका सोर्स है। और फिर ये कहा गया है भारत को एक प्रभुत्व संपन्न यानी भारत स्वतंत्र है, आज़ाद है, वह किसी बाहरी देश के न तो दबाव में है न आंतरिक रूप से दबाव में, यानी पूरी तरह से संप्रभु है। और समाजवादी यानी अपने आप को भारत समाजवादी घोषित करते हुए, समाजवाद मैंने बता दिया अर्थ क्या है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और एक लोकतंत्रात्मक, ध्यान रखेंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। लोकतंत्रात्मक मतलब जहां पर उस देश को चलाने की शक्ति आम लोगों के पास होती है, आम लोगों के द्वारा, वहाँ की जनता के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। यानी किसी भी देश की सत्ता का वो अंतिम पावर जो जनता के हाथ में हो, जनता ही उस शासन व्यवस्था को संचालित करने का महत्वपूर्ण धुरी होती है, तो वो लोकतंत्र कहलाता है। क्योंकि लोकतंत्र के बारे में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है, तो वो भारत में है। ये प्रस्तावना अभिव्यक्त करती है। और गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को गणराज्य यानी भारत का सर्वोच्च जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह भी वंशानुगत न होकर समय समय पर निर्वाचित होता है। इसलिए भारत वंशानुगत न होकर गणराज्य है, क्योंकि यहाँ का राष्ट्र प्रमुख भी समय पर निर्वाचित आम जनता के द्वारा होता है। तो इस तरह से ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, भारत और भारत का ये संविधान वहाँ के लोगों को सामाजिक यानी समाज के अंतर्गत बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय प्रदान कराने का पूर्णतः प्रयास करेगा और किया जाएगा। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कायम रखेगा। किसी के भी विचार, क्योंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र है, उनके विचार, उनकी आर्थिक समानता, उनके व्यवहार, उनके विचारों को पूरी तरह से अभिव्यक्ति और आज़ादी का अवसर दिया जाएगा। यानी संविधान क्या करेगा? ये उद्देश्य का अभिव्यक्त करती है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, और हर व्यक्ति जो अपने पद और प्रतिष्ठा चाहता है तो उसके लिए उसे पूरे अवसर दिए जाएंगे, उसे हर इस तरह की
लोकतंत्र में संभव समानता दी जाएगी जो हर लोगों को मिलती है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और सबसे जरूरी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसे उसकी गरिमा का एहसास करवाया जाएगा। जिस तरह से आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने जो किया था उसमें व्यक्ति की गरिमा नहीं रह गई थी, यानी कोई उसका औचित्य नहीं था। लेकिन इस संविधान में ये प्रस्तावना कहती है कि व्यक्ति को उसकी गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा और राष्ट्र की एकता को लिए उसको सहयोग और उसके लिए जैसे यथासंभव अवसर प्रदान किया जाएगा। फिर दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आपके हाईलाइट में लिख रहा हूँ और वो चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। 26 नवंबर 1949 जिस दिन ये संविधान बन गया था, और हिंदी महीना पूछे तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ला 7वीं संवत 2006। विक्रमी संवत की बात करें कि भारतीय संविधान कब बना था, तो विक्रमी संवत 2006, और महीना पूछे तो है मार्गशीर्ष। क्या है? मार्गशीर्ष। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। मार्गशीर्ष शुक्ला तो हिंदी महीना और ये साल है विक्रमी संवत का। और अपना अंग्रेजी महीना देखें तो 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, यानी सभी की सहमति के द्वारा इस संविधान को अपनाया जा रहा है, अधिनियमित किया जा रहा है और देश की सेवा के लिए इसको आत्मसमर्पित किया जा रहा है। तो ये है भारत के संविधान का सार। और आज जो मैंने आपको जो समझाया है, जो बताया है, प्रस्तावना से जुड़ा कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं जा सकता है। चला जाए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वो सब चीज़ें यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसे क्या क्या नाम से संबोधित किया जाता है, किसने क्या कहा है, कब इसमें संशोधन हुआ, कौन से आर्टिकल के द्वारा हुआ, और काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की गई है। तो इससे जुड़ा अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में अभी भी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अदरवाइज हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप और हम पढ़ते रहेंगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे। आपका सहयोग काफ़ी सराहनीय है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।